Dear participants, your session is being recorded, so let me tell you that how to proceed. First, we move on with the introduction to the speaker. Then the next thing is what is IELTS, by the way, and IELTS requirement. A brief introduction to IELTS. Right, and then how to prepare, how to score desired bands. अच्छा जी, ये कुछ चीजें हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आई विल बी बाइलिंगुअल, दोनों लैंग्वेजेस यूज करूंगा, कभी इंग्लिश कभी उर्दू कभी मिक्स कभी। तो इंट्रोडक्शन टू द स्पीकर। माय नेम इज मोहम्मद अयाज असलम। Muhammad Ayaz Aslam. As for my academics are concerned, I'm English, linguistics, and literature. And the last education or terminal degree, you may say that MPhil teaching English. As a second language. जी, एमए इंग्लिश किया था लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर में, देन एमफिल टीचिंग इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। इसमें एक चीज जो आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, माय मेजर्स आर लैंग्वेज टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। जी, लैंग्वेज टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, और उसमें जो मेरा रिसर्च वर्क था दैट वाज इन आईएलटीएस। आईएलटीएस के ऊपर ही था बेसिकली, आईएलटीएस में एक मॉड्यूल के ऊपर था। अच्छा जी, टीचिंग एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं, आई हैव बीन टीचिंग टू आईएलटीएस स्टूडेंट्स सिंस लास्ट 10 years, मोर और लेस 10 years, ज्यादा हो गए हैं बट 10 years टीचिंग एक्सपीरियंस। Okay, this is something about myself. Now let's talk about IELTS. अच्छा जी, इससे पहले कि मैं IELTS पे बात करूं आपसे, एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, which is called instrument. इंस्ट्रूमेंट समझ लें, स्केल। IELTS एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि यू हैव वेट मशीन एक इंस्ट्रूमेंट है, डिफरेंट अदर मेजरिंग स्केल्स you have. In the same way, IELTS is an instrument. It scales your ability of English language in 4 different modules. It scales what? It measures your ability of writing, reading, listening, speaking. IELTS कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि जिससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होगी। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज IELTS के अंदर असेस की जा रही होती है कि आप राइटिंग में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, रीडिंग में कहाँ पे कर रहे हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग में कहाँ पे कर रहे हैं। दिस इज व्हाट दे मेजर। अच्छा जी, हर टेस्ट के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर आप दुनिया में किसी भी टेस्ट की बात करें तो SLOs होते हैं, लर्निंग आउटकम्स होते हैं, उसके बाद फिर असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आइल्स के हम लोग इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइल्स। जी, first type is academic IELTS and second is GT IELTS. So what's the difference between academic IELTS and GT IELTS? Academic IELTS उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि आगे एडवांस्ड एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं।
right? For example, you want to do MPhil, you want to do PhD, you want to do masters, then you can take this academic test, right? Second thing is GT. If you want to get work visa, if you want to have immigration, just a minute. Acha ji, there are two different types. I'm telling you once again. IELTS academic for academic visa, right? आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं कि एडवांस एजुकेशन के लिए, then you have to take this test. और GT का जो टेस्ट है वो उन लोगों के लिए होता है कि जो कि वर्क वीजा या इमिग्रेशन आपको रिक्वायर्ड है. Now let's talk about modes of IELTS. IELTS के मोड्स कौन कौन से हैं? अच्छा मैं फिर बता दूं कि मोड्स का मतलब है अब आपने आइल्स का पेपर देना कैसे है. दो डिफरेंट, वन इज CBT, एक्चुअली दिस इज CDT. व्हाट इज CBT एंड CDT? कंप्यूटर डिलीवर्ड असेसमेंट. एक है जी कंप्यूटर डिलीवर्ड असेसमेंट, सेकंड इज पेपर बेस्ड असेसमेंट. जो हमारी कन्वेंशनल होती है, पेपर पेंसिल दे दी जाती है आपको, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग आपने करनी होती है. सो ये दो इसमें डिलीवरी के हैं. एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड IELTS UKVI. दिस इज फॉर UK. आई मीन इफ यू वांट टू गेट education from any university which is in the United Kingdom, then you have to take IELTS UKVI. तो IELTS UKVI का टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं होता. एक आपको थोड़ा सा कैमरे दो ज्यादा पे लगा दिए जाएंगे, कुछ सुपरवाइजर्स बढ़ा दिए जाएंगे, उसका नाम IELTS UKVI. आप IELTS UKVI दे दें तो आप हर जगह पे IELTS आपका एक्सेप्टेड होगा. और जो आपका दूसरा IELTS है, जो सिंपल IELTS है, वो ऑस्ट्रेलिया में, वो न्यूजीलैंड के अंदर, स्वीडन के अंदर, जर्मनी के अंदर, बाकी जगहों पे, कनाडा में एक्सेप्टेड होगा. लेकिन यूके के अंदर अक्सर यूनिवर्सिटीज कहती हैं आपने IELTS UKVI देना है. ठीक है ना. इसके पीछे कोई डिफरेंस नहीं है. अगर हम एग्जाम की बात करें तो जो पेपर आपको आम IELTS में आ रहा है वही क्वेश्चन राइटिंग का आपको UKVI में आ रहा है. जो रीडिंग उसमें आ रही है वही इसमें आ रही है. तो देयर इजंट एनी डिफरेंस इन UKVI और जो सिंपल IELTS है. सिर्फ ये कि सुपरविजन का एक उनके दिल को तसल्ली हो जाती है कि जी बंदा जो है वो, उसको सुपरवाइज किया जा रहा है, उसको प्रॉपरली इन्विजिलेट ज्यादा किया जा रहा है, ज्यादा मॉनिटरिंग हो रही है. एनीवे इसका कोई डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस है कंप्यूटर बेस का और पेपर बेस का. अब कंप्यूटर बेस पेपर बेस पे हम बाद में आते हैं. सबसे पहले IELTS के बारे में कुछ मजीद बात कर ली जाए. अच्छा जी. अब IELTS में इसको बना कैसे है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा बताता हूँ. मेन पॉइंट पे हम आते हैं. बेसिकली IELTS जो है इट वाज इन 1996, 1996 में IELTS जो सा था, दैट इज बेसिकली ELTS, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विसेज. ठीक है. 1996 से पहले ये ELTS था. 1996 के बाद 1996 के बाद ये बन गया जी IELTS. IELTS stands for International Services. माइक ऑफ करें. वलीद मेहर. जी स्टूडेंट्स, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जी ELTS था शुरू शुरू में, उसके बाद ये IELTS बन गया. IELTS में उन्होंने कहा कि हम आपकी स्केल करेंगे, देखेंगे कि आप राइटिंग में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं,
रीडिंग में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ये सारी जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उसमें आपकी एबिलिटीज़ को, इसके पीछे बहुत बड़ा एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है। ये इतना आसान नहीं है कि एक टेस्ट डिज़ाइन कर दिया और आपको दे दिया। जब मैं रिसर्च कर रहा था एमफिल में तो पता ये लगा कि जी इसके ऊपर करोड़ों रुपया जो उनसे इन्होंने स्पेंड कर दिया, बहुत ज़्यादा डॉलर्स हैं जिसको डिफरेंट किस्म की रिसर्चेज वगैरह इसके अंदर हो चुकी हैं आइल्स के अंदर। तो कहने का मकसद सिर्फ आप लोगों के लिए ये डिस्कशन है कि आइल्स जो सा एक असेसमेंट है और इसमें 4 पेपर होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर आप आसान अल्फाज में बात करें तो आइल्स एक एग्ज़ाम है और इस एग्जामिनेशन के अंदर देयर आर 4 पेपर्स। पेपर नंबर 1 राइट, सबसे पहले आपका लिसनिंग का टेस्ट होता है। अच्छा, लिसनिंग के टोटल बैंड्स कितने हैं? 9 बैंड। अब ये बैंड क्या चीज़ है? ये जैसे हमारे 100 मार्क्स में से पेपर बनते हैं ना, इसी तरीके से आप इसको बैंड कंसीडर करें। सेकंड जो आप लिसनिंग के बाद टेस्ट देते हैं ना, वो होता है आपका रीडिंग का। इसके भी 9 बैंड। अब 9 को अब 90 कंसीडर करें, जैसे 90 में से आपको स्कोर मिलना है, ठीक है। इन्होंने बैंड्स दे दिए। एंड उसके बाद थर्ड जो आपकी असेसमेंट होगी दैट इज राइटिंग। और इस टेस्ट से पहले, ये इकट्ठा टेस्ट होगा, इससे पहले या इसके बाद आपका स्पीकिंग का टेस्ट होगा। अच्छा, आप में से कोई बंदा क्वेश्चन कुछ पूछना चाहे, अभी पूछना चाहे, बाद में पूछना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम। अपना हाथ खड़ा करें, अपना मोबाइल ऑन करें, यू मे आस्क द क्वेश्चन। अगर कोई इशू आ रहा है तो मैं आपको रिजॉल्व करूंगा। आज हमारी पहली क्लास है, कोशिश करूंगा कि हमारे पास मिक्स स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स भी हैं और हमारे पास इंटरमीडिएट के भी स्टूडेंट्स हैं। कुछ लोग गाँव से ताल्लुक है उनका, वो भी हैं। कुछ इटली से क्लास ले रहे हैं। तो the basic thing is to clear your concept and to tell you that how to proceed and how to score your desired bands। ठीक है ना, किस तरीके से हमने स्कोर हासिल करना है। तो अभी तो ये जो चीजें हैं, सो एनी टाइम यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस व्हाट एवर यू वांट, राइट। अच्छा, आपका ये जो सेशन है ये रिकॉर्डेड भी है, इसके बाद में आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं बैंड रिक्वायरमेंट की। सबसे पहले कैनेडियन इमिग्रेशन। बहुत ज्यादा लोग कनाडा जाना चाह रहे हैं, they are seeking Canadian immigration. One thing which is common, that is called 8777 band. 8777 means that out of 9 you have to score 8 band in listening, 8 in listening, 7 in writing, 7 in speaking, 7 in reading, राइट। सो लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग में ये 3 मॉड्यूल्स में आपके 7, इससे कम ना हो। 9 में से आपके 7 स्कोर आए और 8 आपके लिसनिंग में आने चाहिए। ये दिस इज कॉल्ड 8777 बैंड फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन, ठीक है ना, टोटल स्कोर के अंदर। सेकेंड थिंग, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं उसमें आपकी बैंड रिक्वायरमेंट 7.5 ईच और 7 ओवरऑल, ये आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसकी इमिग्रेशन के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक CLB 10 भी होता है जिसमें 8.5, 8.5, 7.5, 7.5 रिक्वायर्ड होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मशहूर है, बहुत ज्यादा लोग जो चाहते हैं, दैट इज 8777 बैंड फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए, जो इमिग्रेशन के लिए करना चाह रहा है। अब बात करते हैं जी स्टूडेंट वीजा। अगर आप डॉक्टर हैं, प्लैब के लिए जाना चाह रहे हैं आगे, देन यू नीड 7.5 ओवरऑल एंड 7 इन ईच मॉड्यूल। अच्छा, ये ईच और ओवरऑल का क्या चक्कर है? ओवरऑल का मतलब ये है कि अगर हम सबके नंबर्स को ऐड करें, किसी में आपके 8 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 6.5 हैं, किसी में 9 है, अगर इन सारे मॉड्यूल्स को ऐड करके 4 पे डिवाइड करें तो आपका ओवरऑल स्कोर निकलेगा। ओवरऑल आपका 7.5 हो, इससे कम स्कोर नहीं होना चाहिए। और ईच जो सा है, नॉट लेस देन 7 मॉड्यूल, 7 इन ऑल मॉड्यूल्स, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, किसी में भी 7 से कम स्कोर ना हो। इसी तरीके से 8777 में
7 से नीचे 6.5 आया तो आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होगा कि आपने एक पेपर दिया अभी तो दूसरा पेपर आप बाद में कभी दे दें। इकट्ठे अगर एक में आपका 0.5 कम आ गया दोबारा से सारे पेपर देने पड़ेंगे, सारे एग्जाम देना पड़ेगा आपको। अच्छा जी। जी उस्मान, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही और कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना यहाँ तक आप लोगों ने फिर हम आगे चलते हैं स्टूडेंट वीजा के ऊपर। जी असद, आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर है? असद, अरुण? जी अरुण, अपना माइक ऑन करो। हाँ जी सर। हाँ जी, वॉइस वगैरह क्लियर है? ये बिल्कुल। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अच्छा चलो ठीक है, चलने हैं फिर ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ आगे गल करने। हम्म, अच्छा जी, ओके। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टूडेंट वीजा की बात करें। अच्छा, ज्यादातर स्टूडेंट्स को दे नीड 6.5 ओवरऑल एंड 6 इन ईच मॉड्यूल। अच्छा, इसका क्या मतलब है? यानी कि आपके अगर 6.5 सब में मिला के आ जाएं और 6 से कम ना हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, स्वीडन सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को 90% यूनिवर्सिटीज में इस स्कोर के ऊपर एडमिशन मिल जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इफ योर एजुकेशन इज इंटरमीडिएट तो फिर आपको 6 ईच रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना, और 5.5 6 ओवरऑल एंड 5.5 ईच। लेकिन स्टूडेंट के लिए, अच्छा अगर आप इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना चाह रहे हैं तो देन यू नीड 7 इन ईच मॉड्यूल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट है 7 इन ईच मॉड्यूल। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सब में 7 बैंड है। डिफरेंट किस्म के आपके जो जी डिफरेंट किस्म की आपके डिफरेंट कोर्सेज के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 7 इन ईच रिक्वायर्ड है। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आप लेते हैं तो उसमें अक्सर कहते हैं जी 6.5 रिक्वायर्ड है। कुछ स्कॉलरशिप ऐसे हैं जिसमें वो कहते हैं जी 7 इन ईच रिक्वायर्ड है। तो मोस्ट डिमांडिंग स्टूडेंट के लिए जो मोड वो है वो दैट इज 6.5 ओवरऑल एंड 6 इन ईच। इसी तरीके से जो मोस्ट डिमांडिंग जो आपके बैंड्स हैं इमिग्रेशन के लिए, दैट इज 8,777 बैंड। 8 लिसनिंग, 777 रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा की। पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर क्या स्टैटिस्टिकल डेटा है, लोग स्कोर क्या करें। अच्छा, रीडिंग के अंदर जो मीन स्कोर है वो 5.5 बैंड है रीडिंग के अंदर। इसी तरीके से राइटिंग के अंदर भी 5.5। सारे टेस्ट दें तो कितना स्कोर आता है उनके, ऑन एवरेज दें 5.5। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें कि फेलियर्स की,
अगर आप सब लोग 7 लेना चाह रहे हैं ओवरऑल और 7 ईच, तो सबसे ज्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है राइटिंग में। दूसरे नंबर पे आपके पास रीडिंग आती है, तीसरे नंबर पे स्पीकिंग आती है, और लास्ट पे लिसनिंग। लिसनिंग इज द इजीएस्ट वन, आराम से स्टूडेंट्स 8 स्कोर कर लेते हैं, 8.5 भी कर लेते हैं, 9 भी कर लेते हैं, रीडिंग में भी हो जाता है। बट ये मैं आपको स्टैटिस्टिकल डेटा बता रहा हूँ कि जो अगर फेलियर्स की तादाद को देखेंगे खासतौर पे 777 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे ज़्यादा जो फेलियर्स हैं वो आपको राइटिंग में नजर आएंगे। तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि राइटिंग इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग मॉड्यूल, और 10 में से 9 फेलियर्स राइटिंग में होते हैं। सब में आ जाएंगे बैंड्स आपके, राइटिंग में 6.5, 6.5, 6.5, इसमें इंक्रीज नहीं होते। तो मोस्ट जो चैलेंजिंग पार्ट है वो राइटिंग है। आप कहते हैं कि सर आई वांट टू स्कोर 8,777 बैंड, मुझे वन वर्ड में बताएं कि आइल्स क्या चीज है। आइल्स इन वन वर्ड, मैं कहूंगा जी आइल्स एक लफ्ज में है राइटिंग। आप कहें जी राइटिंग इन वन वर्ड, मैं कहूंगा जी वोकैबुलरी। आप कह देंगे वोकैबुलरी इन वन वर्ड, मैं कहूंगा जी कॉन्टेक्सचुअल यूज ऑफ वर्ड्स। कॉन्टेक्सचुअल, इसे इसका टेक्निकल वर्ड होता है कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या होता है? कॉन्टेक्सचुअल यूज ऑफ अनकॉमन वर्ड्स, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्सचुअल यूज ऑफ अनकॉमन वर्ड्स। अच्छा जी, आप मुझे कहें सर ये ग्रामर क्या है, जरा इसको इसके बारे में बताएं। ग्रामर के अंदर दो चीजें, वन इज डाइवर्सिटी, जो आपको चैलेंजिंग है, दैट इज लॉन्ग सेंटेंसेस, ठीक है ना, विद अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है जी। और यहाँ पे कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं। टेक्निक्स तो खैर हर जगह पे ही होती हैं, लेकिन टेक्निक्स यूज होती हैं। तो ये हमने 3 चीजें इस चीज में देखनी है कि हमने किस तरीके से इसको करना है। अब हम बात करते हैं बारी बारी के तैयारी किस तरह करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर 7 और above band in IELTS। अच्छा जी, 7 बैंड आपका टारगेट है, तो कोशिश कितनी होनी चाहिए 8 बैंड की? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सब में 8 8 8, इससे कम ना हो। ड्यूरिंग प्रिपरेशन एग्जाम में योर टारगेट इज 7 बैंड, लेकिन अब इस वक्त कम से कम 8 आते हो। तो 8 कहाँ पे आते हैं? लिसनिंग में 40 क्वेश्चंस हैं, लिसनिंग में 40 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से अगर आप 35 ठीक करेंगे तो फिर आपको मिलेंगे 8 बैंड। अगर आप इसमें से 32 ठीक करेंगे तो आपको मिलेंगे 7.33, बेसिकली 33 सही होंगे तो यू विल गेट 7.5 बैंड। इसी तरीके से इफ यू स्कोर 30 बैंड, 30 करेक्ट आंसर्स, then you score 7 बैंड। लेकिन लिसनिंग में 8 बैंड काफी ज्यादा स्कोर कर जाते हैं, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो दे कैन इजीली स्कोर 7 बैंड इन लिसनिंग। हमारे स्टूडेंट्स के चंद एक रिजल्ट लगे हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ जरा, और भी देख मतलब आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, एक स्टूडेंट है, इसकी एजुकेशन एफएससी ग्रेजुएशन कर रहा था, अब्दुल्ला नाम है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। He scored 9 in listening, 8.5 in reading।
मिस फरखंदा है 8 इन लिसनिंग, हमारे पास पढ़ाती भी नहीं है, बाद में पढ़ाया उनके बैंड्स और आगे। 7.5 इन रीडिंग राइटिंग 7. डॉक्टर इम्तियाज हैं लिसनिंग 7.5, रीडिंग 8 और इस तरह। ठीक है ना, लिसनिंग में 8 बैंड है, रीडिंग में 9 बैंड है। ये स्टूडेंट्स के आए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के भी हैं जिनके पहले 5.5 6 बैंड आए हैं, बाद में उन्होंने तैयारी की है। तो फिर ये मैं कोई कन्विंस नहीं कर रहा, सिर्फ बता ये रहा हूँ आपको कि पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं। अगर एक बच्चा लेके जा रहा है तो दूसरा भी लेके जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अनहोनी है, आज तक किसी ने कोई काम किया ही नहीं है। हम किसी ऐसे टारगेट के पीछे जा रहे हैं जो कि टारगेट पे कभी किसी ने कोई काम ही नहीं किया, या ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ आज तक। ऐसा कुछ नहीं है, आपको 20 रिजल्ट्स ऐसे मिल जाएंगे जिसमें 9 भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक तो जेहन में आपने ये रखना है कि इसको हमने इस तरीके से चलना है। अब हम बात करते हैं कुछ थोड़ी सी प्रिपरेशन की। 3 चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। पहले हम बात करते हैं राइटिंग की, फिर हम बात करेंगे बाकी मॉड्यूल्स की। जितने भी कामयाब लोग थे उनमें कुछ चीजें थी, कंसिस्टेंसी, और इसके इससे एक अच्छा वर्ड है परसिवेरेंस। परसिवेरेंस कहते हैं डिस्पाइट डिफिकल्टीज यू स्टे कंसिस्टेंट। ठीक है ना, ये कुछ चीजें आपने अपने जेहन में बिठा लेनी है शुरू से। कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, परसिवेरेंस रिक्वायर्ड है, परसिस्टेंट एटीट्यूड के साथ डिसिप्लिन चाहिए हमें। डिसिप्लिन क्या, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन हो, फोकस चाहिए, हाईली मोटिवेटेड लर्नर्स। ठीक है ना, और क्वालिटी टाइम भी चाहिए। ये तैयारी से पहले ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा मसला है भाग गए, थोड़ी सी परेशानी आई कि जी मैं तो कर ही नहीं सकता। ठीक है ना, इस तरह नहीं होना चाहिए। मोटिवेटेड, आज मोटिवेटेड है, 2 दिन बाद कहें कि जी सर मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरी तो मोटिवेशन ही खत्म हो गई है। परसिस्टेंट हो आप, जिद्दी तबीयत आपकी हो कि मैंने करके ही छोड़ना है। लाइफ में डिसिप्लिन हो, फोकस हो। आज आइल्स के पीछे चल रहे हैं, कल के मैंने बिजनेस करना है, परसों के मैंने जॉब करनी है, थोड़ी देर बाद मैंने जी बाहर जाना ही नहीं है, फिर 5वें दिन आप कुछ और, मतलब आपका माइंड ही चेंज हो रहा है। पहले टाइम ले लें, सोच लें, अभी भी कंफर्म नहीं है तो 2-3 महीने और ले लें। लेकिन एक दफा जब आप डिसाइड कर लें कि मुझे करना है, मुझे बाहर जाना है, तो फिर अब आप फोकस हो जाए। ठीक है ना, और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, चलते फिरते उठते बैठते कैजुअल तरीके से। ये नहीं होगा अगर आपके बैंड रिक्वायरमेंट ज्यादा हैं खास तौर पे। ठीक है ना, तो उसमें आपको अब कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बच्चे सो जाएं रात को, अक्सर फीमेल्स होती हैं रात को 10-11 बजे सुला के, तो फिर उसके बाद वो 2-3 बजे तक काम करती रहती हैं। ऐसा भी मैंने देखा है। मेल्स के लिए ये होता है कि आप जॉब से आए, कुछ क्लास वगैरह लें, चाय शाय पिए साथ। क्लासेस हमारी इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती, मीन्स कि अगर आप रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी आ रहे होते हैं साथ साथ, तो आप अगर क्लास लेते रहें उसके बाद फिर रिलैक्स होकर आप सुबह सुबह उठ के करें 3-4 बजे, फिर रोज उठें, सोए ना रहें। ठीक है, तो इस तरीके से एक टारगेट सेट कर लें कि 2 माह के अंदर अंदर, 1 माह के अंदर अंदर आपने इसको करना है। तो ये चीज़ें, ये आपका और आपका बिलीफ होना चाहिए। बिलीफ जो है ना, ये टॉप पे है। किस चीज पे बिलीफ होना चाहिए कि जो एकेडमिक रिसोर्स आपके साथ यूज किया जा रहा है वो बड़ा बेहतरीन है, जो टीचर्स हैं आपके वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है जी, और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वो वर्क करेगी। ठीक है, ये आपके बिलीफ जो उनसे हैं। अगर आपका बिलीफ है कि यार पता नहीं टीचर को आता ही नहीं आता, टीचर ने खुद भी आइल्स का पेपर दिया है या नहीं दिया, टीचर की रिलेटेड क्वालिफिकेशन है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस हमें ना डेविएट कर देते हैं। टीचर का तजर्बा भी है या नहीं, ये वैसे ही तो नहीं लोगों के रिजल्ट उठा उठा के लगाए हुए, ऐसी बातें अगर। सर हाँ जी। सॉरी आपको इंटरप्ट किया। सर क्वालिटी टाइम वाली लाइन जरा स्लिप हो गई, मतलब उसकी मतलब समझ नहीं आई, वो जरा अगर बता दें। साजिद, क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि जब आप इस पे टाइम देना, बेशक आप 30 मिनट दे रहे हैं, तो फिर कोई और काम ना करें, मोबाइल ना हाथ में पकड़ के उस पर लगे रहें।
अपने दोस्तों से फोन पे बातें ना कर रहे हो, टीवी ना देख रहे हो, यूट्यूब पे ना काम कर रहे हो कोई और, फिर जो काम आप कर रहे हैं बेशक थोड़ा दे रहे हैं, कंसिस्टेंसी से दे रहे हैं, तो फिर आपने उस पर फोकस करना है। ये क्वालिटी टाइम होता है। मतलब ये कि आप उसमें एनर्जेटिक हो, ये ना हो कि बहुत ज्यादा फटीग हैं, अब टाइम आप दे रहे हैं, तो ये हो जाती हैं चीजें मैनेज, कोई इतना मसला नहीं है। क्वालिटी टाइम, जैसे कभी आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, आप अपनी वाइफ से कर रहे हैं, किसी से कर रहे हैं, वो कहते हैं यार इधर उधर ना देखो, मेरी तरफ तवज्जो दो, आप मेरे से बात करो, वरना बंदा उठ के चला जाता दूसरा। ठीक है ना। एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम जिसे कहते हैं सेल्फिशनेस। ये नया एक वर्ड है, सेल्फिशनेस। अच्छा, सेल्फिशनेस का क्या मतलब है? ये होता है सी से हम लोग इसको यूज करते हैं, नया वर्ड है, CELL, सेल्फिशनेस। ये होता है कि दूसरा बंदा आपके सामने बैठा हुआ और आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, दिस इज व्हाट विच इज कॉल्ड सेल्फिशनेस। ठीक है। तो ऐसे कोई भी एक्टिविटी से आप अवॉइड करें, इससे अपने टारगेट से मोहब्बत करें, उसे काम करें, उस पर फोकस करें। ये चीज़ें रिक्वायर्ड है तैयारी करने से पहले, ये चीज़ें अपने माइंड में, खासतौर पे आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, वो भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब हम आगे बात करते हैं राइटिंग में। अब टेक्निकली क्या है, मोटिवेशन तो अपनी जगह पे चलती रहती है, लेकिन मोटिवेटेड भी हों और रियलिस्टिक भी हों, ये दो चीज़ें चलेंगी। मोटिवेशन का मतलब ये है कि आप इंट्रिंसिकली अंदर से, और एक्सट्रिंसिकली हाईली मोटिवेटेड है कि ये एक्टिविटी आपने करनी है। उसके बाद आप रियलिस्टिक भी हैं। أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا
حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا محمد رسول الله. अच्छा जी, जब हम बात करते हैं फाउंडेशन की, फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद को। हमारे स्कूल्स के अंदर बुनियाद बनाई जाती है और बाकी बनाई जाती है। उसमें हमने ये देखा कि कुछ आप बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, सारे लोग ही करते हैं, हम सब। उसमें क्या रिक्वायर्ड है आपको बताना है। बेसिकली वर्ड ऑर्डर, एक गलती करते हैं जिसका नाम है वर्ड ऑर्डर। उसका ताल्लुक है जी आपके फ्रेजेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच से। एक और मिस्टेक करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, वो होती है जी एप्लीकेशन ऑफ टेंसेस, एप्लीकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। हम बाज़ का तो गलत जगह पे यूज कर रहे होते हैं, उसका जो लॉजिकल पोजीशन होती है किसी सेंटेंस की, उसको गलत जगह पे हम लिख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज होता है सिर्फ और सिर्फ उस वक्त। Just a minute. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. अच्छा जी, जब आपका पेपर चेक होता है ना, मार्किंग हो रही होती है, तो उसके ऊपर ना छोटे छोटे एक जगह पे लिखेंगे WO। WO का मतलब है वर्ड ऑर्डर। किसी जगह पे लिखेंगे ART। ART कहते हैं आर्टिकल्स को जो हमारे ए अंदाजी होते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके ठीक भी हैं तो आप एक ही तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते जा रहे हैं। जब आप 6 बैंड पे आते हैं, 6, 6.5, 7, 7.5 एंड ऑनवर्ड, तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन यूज करने पड़ते हैं। तो इनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं हमारे स्टूडेंट्स की जो इंडिया में, पाकिस्तान में कॉमन है। तो आप लोगों ने इनको इम्प्रूव करना है। जब आप इन्हें इम्प्रूव करेंगे तो आपकी बेस बनेगी, और ये जो बेस है इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मतलब ये कि आप ये कहेंगे जी आप कोई टेक्निक यूज करें और लिख लें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपके पास बेस होनी चाहिए प्लस टेक्निक्स होनी चाहिए, दोनों चीजें जो हैं, या वो बेस बनाने के लिए टेक्निक्स होनी चाहिए। तो ये चीजें हमने सीख ली। प्रमोद जा रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में आपको कॉल कर लूँ। ये जरा दानिश अपना माइक ऑफ कर लें। चल, थैंक यू। अच्छा, ये जो चीजें हमें अपनी बेस जो है वो बनानी पड़ेगी। और फाउंडेशन के अंदर क्या चीज आती है? फाउंडेशन के अंदर आती है पंक्चुएशन। कॉमा हमारे पूरे पाकिस्तान का खराब है।
पूरे पाकिस्तान का मतलब है 99.9% लोग, 0.1% लोग हैं जो सही यूज करते हैं। ये अगर मैं 1000 या 5000 लोगों की राइटिंग को देखूं कि जो एक्सपर्ट्स, बहुत ऊपर के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, ये चलें एक्सपर्ट्स भी बीच में आ जाएं, तो मुझे ये पता लगेगा कि पंक्चुएशन की, खासतौर पे कॉमे का यूजेज उन्हें आता नहीं है। अगर लिख भी ठीक रहे हैं तो कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर नहीं है कि वो अपनी बात की रीजन दे सकें कि जी मैंने कॉमा इस वजह से यहाँ पे लगाया है। अगर आप कॉमा लगाए बगैर लॉन्ग सेंटेंस लिखेंगे या कोई पंक्चुएशन यूज किए बगैर लॉन्ग सेंटेंस लिखेंगे तो फिर व्हाट विल हैपन, वो कहेंगे रन ऑन सेंटेंस। ये मिस्टेक की एक टाइप है विच इज कॉल्ड रन ऑन सेंटेंस, और आपके रन ऑन सेंटेंस बन जाएंगे और आपके मार्क्स खराब हो जाएंगे। ठीक है ना। इसी तरह एक ही टेंस को बार 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 छोटे छोटे टेंस बनाते जाना, उससे भी 5.56 से ऊपर मार्क्स आपके नहीं आएंगे आपके ग्रामर की सेक्शन में। अगर हम इसके बाद बात करें और क्या चीजें आती हैं फाउंडेशन के अंदर, दूसरी चीज जो सी है दैट इज वोकैबुलरी। अच्छा जी, वोकैबुलरी में सबसे पहले तो आप कॉमन वर्ड्स को यूज करते हैं बहुत ज्यादा, अ लॉट ऑफ, गुड, ब्यूटीफुल, इस तरह की चीजें यूज करते हैं। जैसे वर्ड्स हैं इन रनिंग डेज है, कैप्टिवेटिंग है, मेस्मराइजिंग है, कंसिडरेबल ग्रोथ है, अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल है। ऐसे यूज करने की बजाय वो करते हैं कि जो कि हर बंदे कर रहे होते हैं। उसके अलावा अक्सर जगहों पे इनफॉर्मल वर्ड्स यूज कर लेते हैं, जैसे किड्स कह दिया। अब किड्स तो इनफॉर्मल वर्ड है, चाइल्ड आएगा या चिल्ड्रन आएगा, यंगस्टर्स आएगा, उसके बाद रिपीट कर रहे होते हैं, वोकैबुलरी नहीं होती। तो एक ही वर्ड को चिल्ड्रन 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 चिल्ड्रन, स्टूडेंट 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 लिख ही जा रहे होते हैं ऊपर से नीचे तक। ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, इसका मतलब है आपकी वोकैबुलरी वीक है। अगर आपने कुछ वर्ड सीख भी लिए तो उसके बाद उसको अप्रोप्रिएट नहीं यूज कर पाते। कोलोकेशन इश्यूज, सबसे बड़ा इशू इसके अंदर कोलोकेशन का आ जाता है। तो इसके बारे में हमारी आधे घंटे की क्लास है डेली बेसिस पे, मिस सभा ले रही हैं आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो आप लेंगे और डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। फिर बात होती है जी रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स में दो चीजें, एक है जी ब्रेन स्टॉर्मिंग और लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। दूसरी चीज है कनेक्टिविटी, समझ लें बिटवीन सेंटेंसेस। ये जो चीज है ना, कनेक्टिविटी बिटवीन सेंटेंसेस, ये आती है हमारे रिस्पॉन्स के अंदर। तो आपकी राइटिंग 4 क्राइटेरियाज हैं जिस पे उसको चेक किया जा रहा है। एक ग्रामर, एक लेक्सिकल रिसोर्सेज, ठीक है जी, एक क्राइटेरिया है जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स, एक क्राइटेरिया है विच इज कॉल्ड कोहेजन एंड कोहेरेंस। ग्रामर क्या है, इसको स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ग्रामर वही जो मैंने आपको बताया अभी ऊपर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉमे वगैरह। लेक्सिकल रिसोर्सेज, अब इन सब के 9 बैंड है, 9 ग्रामर का है, 9 लेक्सिकल रिसोर्सेज का है, 9 रिस्पॉन्स का है, 9 कोहेजन एंड कोहेरेंस का है। अब 9 में से आपका क्या स्कोर आएगा, जो भी आएगा उसका 25% लिया जाएगा। इसी तरह लेक्सिकल रिसोर्सेज में से 25%, रिस्पॉन्स में से, कोहेजन कोहेरेंस में से। बहरहाल इन चीज़ों को समझ लें कि आपकी मार्किंग कैसे होनी है, लेकिन वो हम लोग जब करवाएंगे आपको सारा उसका, इसको अंडरस्टैंड करते हुए, माइंड में रखते हुए करवा रहे होते हैं। कोहेजन एंड कोहेरेंस ये जरा समझ लें, सेंटेंसेस का आपस में लिंक। हमें लग रहा था कि हमारे आपस में जुमले रब्त के साथ आ रहे हैं, एक सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं होती। और कोहेरेंस होता है पैराग्राफिंग, प्रॉपर पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस, सपोर्टिव सेंटेंसेस और एंडिंग डिटेल, ट्रांजिशंस, ये सारी चीजें कोहेरेंस के अंदर आ रही होती हैं। तो अब इन सारी चीजों की तैयारी जो सी है, इनको समझना, वोकैबुलरी को बिल्डअप करना, ग्रामर को बेहतर करना, पैराग्राफिंग को सीधा करना,
ये सारे का सारा आएगा आपकी फाउंडेशन के अंदर। फाउंडेशन पे हमने काम करना है। हमारा 50% जो वर्क हो रहा होता है, 50 टोटल जो आपकी प्रिपरेशन हो रही थी, 50-60% आपकी फाउंडेशन, बल्कि ज्यादा फाउंडेशन पे काम हो रहा होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई टेक्निक, कोई चीज आपके काम नहीं आएगी। ये टेक्निक्स के साथ मिलेंगे तो फिर हम आगे लेके चलेंगे। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है इस डायग्राम में देखें, टिप्स। अब टिप्स अगर हम यूज नहीं करते, इसके लिए डिफरेंट लेआउट्स लोग यूज करते हैं, डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस की फॉर्मेशन सीख लेते हैं, खास तरह के वोकैबुलरी वर्ड सीख लेते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और फिर आपके स्कोर बढ़ जाते हैं। अगर एक बंदा आपकी एबिलिटी है 6 बैंड की और एक बंदा टिप्स और टेक्निक्स यूज करता है तो वो 6.5 ले जाएगा। और आप ही की लेवल हो उसका, यानी कि जितनी आपकी वोकैबुलरी है उतनी उसकी वोकैबुलरी है, जितनी आपकी ग्रामर है उतनी उसकी ग्रामर है, हर चीज बराबर है। सिर्फ टिप्स के यूज करने से और टेक्निक्स के यूज करने से वो 6.5-7 बैंड भी लेके जा सकता है। दूसरी जानिब वो बंदे जो आम तौर पे जो ज़हन में आया लिख दिया, कुछ समझा नहीं, कोई लेआउट नहीं, कोई तरीका नहीं, बस जो आता था उसको लिख दिया, तो उनका स्कोर खराब हो जाएगा। तीसरी चीज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो सी है इसके बारे में सुन लें। एक चीज होती है लर्निंग, एक होती है एक्विजिशन। दोनों में फर्क है। लर्निंग ऐसे ही है जैसे कि आपने सीखा दरवाजा कैसे खोलना है, आपने सीखा नलके को कैसे खोलना है, आपने ये सीख लिया कि आपने बेसिकली सीजर का यूज कैसे करना है, मतलब कैंची कैसे खोलेंगे, आप लॉक को कैसे खोलना है। 2+2 4 होते हैं, मैथ में सीख लिया आपने। इसी तरीके से आपने कुछ ना कुछ चीजों को सीख लिया। लर्निंग ये होती है कि हर टाइम हम सीख रहे होते हैं कुछ ना कुछ, कुछ नए वर्ड का मीनिंग आ गया आपको, ये भी लर्निंग है। तो लर्निंग जो सी है ये सिंपल ही होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होते हैं। लर्निंग की आगे लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं लर्निंग की। अब ये हमारा किसी और साइड पे जाना शुरू हो जाएगा, चलें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। लर्निंग की लेयर होती है अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले आएगी रिमेम्बरिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद लर्निंग की जो थर्ड लेयर है एप्लीकेशन, फोर्थ लेयर है क्रिएटिविटी, सिंथेसिस भी कहते हैं इसको। पहले आप उसको याद कर लेते हैं, वोकलाइज कर लिया, लफ्जों को बोलना सीख लिया, उसके बाद समझ आ गई कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है। एप्लीकेशन ये है कि आपको लेट्स सपोज मैं सिखा दिया मैंने 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब मार्केट में जाते हैं, वो पूछते हैं जी ये टॉफी, ये कैंडी कितने की है, वो बंदा कहता है 2 रुपीज की, आप कहते हैं मुझे 7 कैंडीज दे दी जाए। अब आप ये नहीं करते कि 2 को 7 टाइम ऐड करेंगे, तो आप क्या करते हैं सिंपल 2 का टेबल यूज करके 2 7 जा, ठीक है, 14 कहेंगे और उसको 14 रुपीज दे देंगे। तो ये जो टेक्निक है ना, ये है लर्निंग की थर्ड लेयर एप्लीकेशन। आइल्स के अंदर जब आप वर्ड मीनिंग को सही इस्तेमाल करते हैं, जब आप चीजों को सीखने के बाद उनको बोलते और लिखते हैं सही कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर आप एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आते हैं जो कि आपकी थर्ड लेयर आती है। तो एक्विजिशन क्या चीज है? एक्विजिशन होती है स्किल, जैसे स्विमिंग है, जैसे आपकी बाइसिकल। अभी आज सीखेंगे सारे पाकिस्तान में, क्योंकि पेट्रोल तो अब आप लोगों के अप्रोच से बाहर हो गया, साइकिलें चलाना सीखेंगे। तो स्विमिंग है, स्विमिंग के बाद बाइसिकल चलाना हो गया। इसी तरह से लैंग्वेज है कि यू आर यूजिंग योर आर्टिकुलेटर। समझ तो आ गई कि ऐसे ऐसे है, लेकिन अब आपने बोलना है उसको, उसको लिखना है बार बार। और राइटिंग के अंदर एक जो बैकबोन होती है जिसके बगैर आपकी राइटिंग कभी सही नहीं हो सकती, वो होगी मार्किंग, लाइव मार्किंग और सजेशंस और क्रिटिक। ये 3-4 चीजें राइटिंग की इंप्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं कि हम अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। ये तो जनरल एक इंट्रोडक्शन था, मैंने बता दिया आपको, एक मॉड्यूल के बारे में बताया। अब हमने तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से 20 वर्किंग डेज के अंदर हमने अपने डिजायर्ड बैंड जो कि हमारा टारगेट है 8 ईच, उसको स्कोर करना है। रीडिंग में कैसे करना है, राइटिंग में कैसे करना है, लिसनिंग में कैसे करना है, स्पीकिंग में कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो ये कि अब आप लोगों ने मतलब में 90% आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं शायद, हमारे सारे एक का दुक्का स्टूडेंट के अलावा। तो अब आप लोगों के साथ मैं कोड्स शेयर करूंगा, और वो कोड्स जो उनसे नई क्लासेस के कोड्स होंगे, पुराने स्टूडेंट्स निकल जाएंगे एक दफ़ा क्लासेस में, दोबारा फिर ज्वाइन कर सकते हैं वो, अगर उनके अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो कोड्स देने के बाद आप क्लास में आ जाएंगे। क्लास में आने का तरीका क्या है कि आप, ये वेबसाइट है मेरी, यहाँ पे आप लाइव सेशन में आएंगे। जब आपको कोड दे दिए, आपने गूगल क्लासरूम से क्लास ज्वाइन कर ली, तो आपके सामने ये 4 क्लासेस आ रही होंगी, 3 क्लासेस आएंगी। एक स्पीकिंग की क्लास होगी। स्पीकिंग की क्लास सर फिजान लेते हैं, इसकी टाइमिंग है 7:30 to 8:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी क्लास आपके सामने आएगी, मेरी क्लास होगी। मेरी टाइमिंग 8:30 टू ऑनवर्ड मैं आपकी क्लास लूँगा। राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, तीनों मॉड्यूल्स मैं आपके प्रिपेयर कराऊंगा ख़ास तौर पे। उसके बाद एक क्लास वोकैबुलरी बिल्डिंग की है, ये क्लास लेंगी मिस सबा। ये लेती हैं 7 बजे से 7:30, 7 to 7:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। और 7 to 7:30 के दौरान इनकी क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, और मेरी राइटिंग वगैरह के ये जो 8:30 पे हैं, इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं होती फिजान साहब की स्पीकिंग की क्लास की, वो आपको लाइव लेनी पड़ेगी, इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए भी एक सोल्यूशन ये है कि वो 1 आवर की क्लास होती है। आप अगर 8 बजे भी आ जाएं, तब भी आप उनके साथ स्पीकिंग करने का आपको मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ज़हन में आपने रखना है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे अभी भी मैं अपने फार्म हाउस से बात कर रहा हूँ, वहीं से मैं क्लास ले रहा हूँ। और ये देखिए मेरे पीछे आसमान है, आपको नज़र आ रहा है, रूम नहीं है। तो सैटरडे संडे में इधर आ जाता हूँ। मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लासेस होती हैं, जो कि आप लोग लेंगे। अच्छा जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको सुन लीजिएगा। यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस सेशन आ रहा है, इस पे क्लिक करें। अभी 3-4 दिन आप क्लासेस लेंगे। उसके बाद एसे राइटिंग पे क्लिक करें। एसे राइटिंग में आपका मंथ नेक्स्ट आ गया जून का, ये जून पे क्लिक करें। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह डेट्स आ रही हैं, ठीक है ना। अब आ गई है थर्ड के बाद 6 डेट आएगी। आज थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सैटरडे संडे आ गया, उसके बाद 6 आ गई। 6 जो सी है उसमें आपने क्या करना है कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो नहीं अभी लिखेंगे, वो 1 वीक क्लासेस लेंगे और देखेंगे बाकी पुराने स्टूडेंट्स कैसे लिख रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन किया हमारे, वो अब लिखना शुरू करेंगे और साथ से क्लासेस भी दोबारा लेंगे। तो आपने इसका आंसर लिख के अपनी इस क्लास में पोस्ट कर देना है, जैसा कि आइल्स विद सारेयाद असलम, और इसमें आपने यहाँ पे पोस्ट कर देना अपना आंसर। इस जगह पे जैसे ये मुहद्दिस ने किया हुआ आंसर। अब इसका वर्ड बाय वर्ड मैं पढ़ूंगा, जैसे डिसिपेट वर्ड है, मैं बताऊंगा ये ठीक है या नहीं। मैं बताऊंगा एट दिस क्रॉस रोड आई टेंड टू डिसएग्री विद द स्टेटमेंट एंड वुड लाइक टू सप्लीमेंट। जो भी सामने आ रहा है मैं एक एक वर्ड पढ़ के आपको बताऊंगा कि ये पार्ट ठीक है, ये पार्ट नहीं ठीक। और इस पे हमारा बहुत टाइम लग रहा होता है, तकरीबन एक टीचर का भी बहुत ज्यादा, और स्टूडेंट, इसके बगैर तैयारी मुमकिन नहीं है। जो प्रिपरेशन है वो इसके बगैर नहीं होती। तो आपने ये चीज उनसे है वो देखनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये सुस्ती वाला खत्म कर दें, जो लोग पहले क्लासेस ले चुके हैं, अगर आपने अभी तक क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं लिखे तो आंसर्स लिखना शुरू कर दें, ठीक है जी। तो अब अगर कोई क्वेश्चन यहाँ तक पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझसे पूछ लें, उसके बाद फिर मंडे का सेशन होता है आपका। क्योंकि सर मैं इस बात कह रहा हूँ। जी अवैस बोले, अवैस बोले। अच्छा सर, मुझे ये पूछना है कि आज के बाद हमारी क्लासेस जो हैं वो इस वेबसाइट के थ्रू होंगी या 1-on-1 जैसे आज चल रही है वैसे होंगी, या रिकॉर्डिंग सिर्फ चलेंगी हमारी?
नहीं नहीं, लाइव होगी, जैसे मैं ले रहा हूँ आपकी क्लास ऐसी होगी। जी ठीक, और ज्वाइन हमें ये इस वेबसाइट से करनी होगी। ज्वाइन आप वेबसाइट पे ही लिंक आएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं नहीं रोज रोज भेज सकता, तो वेबसाइट पे। ओके। हाँ, यहाँ पे आप यहाँ पे देखें ना, ये सामने आपकी क्लास आ गई। या आप भी क्लास में आए, गूगल क्लासरूम में अपने क्लास ज्वाइन की, मेरी क्लास में आ गए, लेट्स सपोज, या चले मिस सबा की क्लास में आ गए आप। मिस सबा ने जी वोकैबुलरी पे, ये देखिए उनकी क्लास होती है, ये 1 जून को ही उन्होंने लिंक सेंड कर दिया। आप इस श्योर। क्लास में आ जाएंगे। फिर ये उन्होंने फिर लिंक सेंड किया, ये देखें 31 को क्लास में आप आ जाएंगे। ये देखें ये 30th को लिंक सेंड किया है, ये हर रोज का लिंक आ रहा है। ठीक, ठीक हो गया। आज हमारा ऑफ था, आज सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास थी, आज लिंक नहीं आया। तो जिन स्टूडेंट्स ने कल क्लास नहीं ली थी वो पूछ रहे हैं कि जी लिंक आया कि नहीं आया। ये देखें 2 days लिंक, ये उन्होंने कल, ये छुट्टी पे ये होंगे, तो इस वजह से वो तो पूछ ये रहे थे। जैसे मैंने मैंने आज ज्वाइन किया है, तो मंडे टू फ्राइडे मैं क्लासेस लूँ, उसके बाद ये राइटिंग या व्हाट्सएवर जो भी इसकी हाँ, असाइनमेंट्स होंगी उसके बाद शुरू करूँ। मंडे टू फ्राइडे आप क्लासेस लें, उसमें मैं आपको पूरी लॉजिक समझाऊंगा, क्वेश्चंस के बारे में, उनकी फॉर्मेशन के बारे में, उनके लेआउट्स के बारे में। आप अपने नोट्स वगैरह तैयार करें। उसके बाद जब मंडे आएगा तो फिर आपने लिखना शुरू कर देना है। अब आपने एडमिशन ले श्योर। लिया हमारे पास। एडमिशन लेने के बाद आपका टाइम पूरा हो गया और उसमें आपने लिखा एक भी आंसर नहीं, तो ये आपने अपने साथ ज्यादती की है। मेरे पास तो ठीक। टाइम है, मैंने तो उसमें चेक करने ही करने हैं, जिसका भी आंसर सामने आएगा मैंने मार्क करने ही है। दूसरी बात यह है कि बाज है। के स्टूडेंट्स हेजिटेट कर रहे होते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि पता नहीं मेरा आंसर सबके सामने पढ़ेंगे तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए। एक तो बात ये, लर्निंग के लिए हम आए हैं, बेइज्जती बुज्जती नहीं होती। और जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं ना, उनकी हम गलतियां बहुत कम निकालते हैं, और जो एडवांस लेवल पे होते हैं ना, उनकी गलतियां ज्यादा निकल रही होती हैं। हमें आइडिया हो रहा होता है, हम स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं। ठीक है। ठीक हो गया सर। एक्चुअली मुझे नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में प्रॉब्लली आइल्स देना है, तो मैं तो साथ साथ करके आपको भेजता जाऊँ। जी जी, आप भी नेक्स्ट मंडे से जो से आंसर्स वगैरह स्टार्ट कर दें। अभी आप लिखेंगे ना तो उसमें मिस्टेक्स होंगी बेतहाशा, वो जब मैं जी सही कराऊंगा वो जी। आपको समझ नहीं आएगी कि क्या बातें हैं। वो फिर जब मैं थोड़ा सा पढ़ा लूंगा तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। फिर मैं बात बताऊंगा कि इसको सही करें, तो आपको पता लगेगा कि मैंने चूंकि ये पढ़ाया हुआ है तो इस वजह से सारी ये बात कर रहे हैं। इस वजह से शुरू शुरू में ठीक हम हो। थोड़ा सा, और हमने अपने हिसाब से लेके चलना होता है स्टूडेंट्स को। आपकी जो भी राइटिंग है, जैसी भी है, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो आप तक है। जो मैंने पढ़ाना है आपने वैसे ही करना है, उसी तरह ही आपके मार्क्स आएंगे। जी ठीक है सर। अगर आप अपने तरीके से ठीक है सर। करेंगे तो हो सकता है आ जाए, हो सकता ना आए। अगर आप मेरे तरीके से करेंगे तो 100% आएंगे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, 10 साल हो गए पढ़ाते हुए। अब तक हजारों स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए हैं, तो आपके भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। ठीक है। ओके जी, अल्लाह समझ। हाफिज। अच्छा, किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना हो? सर मैंने ये पूछना है कि मतलब आपकी क्लासेस तो ठीक है मंडे से फ्राइडे तक है, आप उसमें पढ़ाएंगे, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसमें मतलब क्या आप हमें टाइम की भी गाइडेंस देंगे कि मतलब आपने इसमें इतने ड्यूरेशन में राइटिंग करनी है, इतनी ड्यूरेशन में रीडिंग करनी है और इतनी ड्यूरेशन में लिसनिंग करनी है, क्या ये भी गाइड करेंगे? आपको हर चीज बताएंगे हम आपको। आपका ठीक दिमाग है। क्यों नहीं चल रहा, माइंड में प्रॉब्लम क्या है, वो भी गाइड करेंगे। इमोशनल इश्यूज हैं वो भी गाइड करेंगे। ठीक कॉग्निटिव है। प्रोसेसिंग क्या होती है वो भी बताएंगे। आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं क्लास के बाद, के सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक सब्जेक्ट ठीक होता है है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक जो है। टीचर्स होते हैं ना, एजुकेशनिस्ट होते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है। वो बहुत से इश्यूज ऐसे इंसान के साथ चल रहे होते हैं जिसकी वजह से वो प्रिपेयर नहीं कर रहा होता। तो ये उस्ताद का काम ही है कि उसको गाइड करे। बेशक वो एकेडमिक इश्यूज हैं या कोई दूसरे इश्यूज ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। होता सबका ताल्लुक एकेडमिक्स के साथ ही है। मसलन राइटिंग नहीं इम्प्रूव हो पा रही, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, हौसला नहीं आ रहा बंदे में कि यार मैं लिख के डिस्कस कर सकूं, तो आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। दूसरा ये कि कभी हम टाइम बाउंड करवाते हैं, कभी टाइम बाउंड नहीं होते। ये लेवल ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं डिफरेंट, मतलब हर एक का केस डिफरेंट है। आपका डिफरेंट है, दानिश का डिफरेंट है, डॉक्टर वैस का डिफरेंट है। एक ही दवाई सबको नहीं दी जा सकती। हर बच्चे को एक डिफरेंट वो बताया, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं। ठीक है सर। ठीक है।
अच्छा जी, और अमजद हुसैन, ये पता नहीं हसन साहब ये कौन है। मोहसिन, आप तो पहले क्लासेस लेते रहे हैं। सारा नया सेशन स्टार्ट हो गया है, काम शुरू कर दें। उस्मान साहब हैं। वलीद आज की पहली क्लास थी, समझ आ गई होगी चीज़ों की आपको। जी सर, समझ लग रही है। ठीक है ना, बाकी अभी क्लासेस लेते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता मजीद क्लियर हो जाएगी। मैं आप लोगों के साथ कोड्स शेयर कर दूंगा, ये सारे बच्चे एक दफ़ा क्लासों से बाहर आ जाएंगे, नए कोड्स आ जाएंगे और नए कोड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वो आज कर दूंगा, ये कल कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास से पहले। एक्सक्यूज मी सर, वलीद, सर जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होंगे वो किधर से मिलेंगे? इसी लिंक से मिलेंगे जो वेबसाइट है आपकी आर्ट्स प्रिपरेशन इन लाहौर? हाँ जी, वो इसी ये हो क्लास के अंदर ही रिकॉर्डिंग आ गई। मटेरियल भी इन क्लासेस के अंदर ही पड़ा होगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।